अध्याय 47 अंत में निर्णायक। ठीक है। दादाजी अब उसे देखने नहीं जाएंगे। वह जानता था कि उसका पोता एक गौरवान्वित व्यक्ति है और आखिरी चीज जिसे उसे चाहिए वह दया है, भले ही वह उसके रिश्तेदारों से ही क्यों न हो। दादाजी, चलो स्वर्ग और पृथ्वी के कंगन में प्रवेश करके देखें। जब से मैंने सील की एक परत खोली है, तब से यह बहुत बदल गया है, लेंग रूक्सू ने कहा। ठीक है। दादाजी फिर प्रवेश करेंगे और देखेंगे। उसके सामने का दृश्य स्थान बड़ा हो गया था और आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में सघन हो गई थी। यह वास्तव में कल्टिवेटी करने के लिए एक अच्छी जगह थी। जुएर, ये चांदी के भेड़िए कहाँ से आए? लेंग क्विंगटियन ने इत्मीनान से इधर-उधर भाग रहे या दूरी पर अपने पेट के बल लेटे हुए चांदी के भेड़ियों को उत्सुकता से देखा। लेंग रुओक्सू ने कहा, वे मेरे अनुबंधित आत्मा जानवर है। सिल्वर वुल्फ किंग अपने प्रवेश के बाद से ही उससे अपने अधीनस्थों को अंदर आने देने के लिए विनती कर रहा था। यह देखते हुए कि यह जगह काफी बड़ी थी, उसने स्पिरिट बीस्ट स्पेस में रहने वाले चांदी के भेड़ियों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया था। लेंग क्विंगटियन अवाक रह गए। मेरी पोती वास्तव में भी असामान्य है। जुएर, क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक संप्रभु केवल 3 आध्यात्मिक जानवरों तक अनुबंध कर सकते हैं? आध्यात्मिक सर्वोच्चता के लिए 5। और ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक देवता लिंगफेंग महाद्वीप पर उच्चतम स्तर 10 अनुबंध कर सकते हैं। आप? लेंग क्विंगटियन को नहीं पता था कि क्या कहना है। दादाजी, मेरे पास इन चांदी के अलावा और भी बहुत कुछ है भेड़िए। मेरे पास एक दिव्य जानवर और 2 स्तर 8 पवित्र जानवर भी है। सिल्वर वुल्फ किंग यहाँ आने के बाद एक स्तर आगे बढ़ गया है और वह अब 7वें स्तर का पवित्र जानवर है, लेंग रुओक्सू ने शरारती ढंग से समझाया। दादाजी को अब राहत महसूस करनी चाहिए। इनमें से अधिकांश चांदी के भेड़िए पवित्र जानवर भी है, ऐ ना? लेंग क्विंगटियन ने पूछा। हाँ, वे आम तौर पर स्तर 2 और 3 के पवित्र जानवर है। आप अभी भी लेवल 2 और 3 से संतुष्ट नहीं हैं। 5 महान परिवारों के पास संयुक्त रूप से उतने पवित्र जानवर नहीं हैं जितने आपके पास है। लेंग क्विंगटियन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शीर्ष परिवारों के पास उतना अच्छा पवित्र पशु आवंटन नहीं था जितनी सभी ने कल्पना की थी, क्योंकि वहाँ कई युवा पीढ़ियाँ और शिष्य थे। उनमें से अधिकांश के पास उन्नत आत्मिक जानवर थे। वे पवित्र जानवरों का आनंद लेने के योग्य नहीं थे जब तक कि वे अपने अपने परिवारों में शीर्ष प्रतिभाशाली न हों। लेंग क्विंगटियन ने कहा। जुएर, दादाजी अंततः अब निश्चिंत हो सकते हैं। लेंग क्विंगटियन ने उत्सुकता से पूछा। जुएर हमेशा अपनी असली ताकत छुपाती रही थी, इसलिए वह एक आध्यात्मिक सर्वोच्चता भी उसके स्तर को नहीं समझ सका। दादाजी, खुद ही देख लें। लेंग रूक्सू ने लापरवाही से अपने स्तर को छिपाते हुए भाल को हटा दिया। आध्यात्मिक संप्रभु, चरम आध्यात्मिक संप्रभु। राक्षस? क्या राक्षस है? रुओहान और हुओ किंग को आश्चर्यजनक प्रतिभा कहा जाता था जब वे 20 साल की उम्र में आध्यात्मिक संप्रभु की ओर बढ़े। उनकी पोती केवल 15 वर्ष की थी। 15 वर्षीय शिखर आध्यात्मिक संप्रभु, क्या यह मेरे आत्मविश्वास के लिए एक जानबूझकर झटका नहीं है? बड़ी बहन, बड़ी बहन। छोटा भेड़िया लेंग रुओजू के बछड़े को सहलाता हुआ रगड़ा। दादाजी, यह लिटिल फेंग फेंग है, सिल्वर वुल्फ किंग का बच्चा, लेंग रुओक्सू ने परिचय दिया। हेलो, लिटिल फेंग फेंग। लेंग क्विंगटियन ने छोटे चांदी के भेड़िए के सिर को प्यार से सहलाया। स्पिरिट बीस्ट के शावक बहुत प्यारे थे। नमस्कार, दादाजी, छोटे भेड़िए ने विनम्रता से अभिवादन किया। अच्छा, और मैं, प्यारे मास्टर के दादाजी, मैं प्यारे मास्टर की डार्लिंग हूँ। डार्लिंग ने मात देने से इनकार कर दिया। लेंग क्विंगटियन के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें लुढ़क गईं। क्या यह प्यारा सा बैंगनी लोमड़ी जीभ घुमावदार बोल रहा है? दादाजी, उसका नाम डार्लिंग है, एक कृंगी लोमड़ी, लेंग रुओक्सू ने समझाया। ओह, हे, डार्लिंग बहुत प्यारी है, लेंग क्विंगटियन ने कहा। यह लोमड़ी काफी दिलचस्प है। हाँ, प्रिय मास्टर दादाजी, आपका स्वाद अच्छा है, डार्लिंग ने गर्व से कहा। दादाजी, कुछ देर उनसे बात करो। मैं जाऊंगी और देखूंगी कि क्या कोई ऐसी गोली है जो बिग ब्रदर को ठीक कर सकती है। आगे बढ़ो।
मैं इन प्यारे छोटे साथियों से बातचीत करूंगा। मेरे बारे में चिंता मत करो। लेंग रुक्सू बैंगनी बांस की झोपड़ी के कीमिया कक्ष में चली गई और अपने मालिक द्वारा छोड़े गए नोटों को ध्यान से पढ़ा, एक गोली फार्मूला की तलाश में जो उसके भाई को ठीक कर सके। किंग जुए, बड़ी बहन। जब किंग जू ने लेंग रुक्स्यू की पुकार सुनी तो वह सीधे उसके सामने आ गया। किंग जुए, तुम्हें मेरे भाई की स्थिति जाननी चाहिए। हाँ। हालांकि वह फिलहाल स्वर्ग और पृथ्वी कंगन नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वह बाहर की स्थिति के बारे में जानता था। मैंने अभी मास्टर के नोट्स पढ़े हैं। उनमें कोई संबंधित गोली सूत्र दर्ज नहीं है। क्या आपने पहले मास्टर को किसी चीज का उल्लेख करते सुना है? लेंग रुओजू ने पूछा। किंग जू ने अपने मालिक के साथ कई स्थानों की यात्रा की थी और बहुत सी चीजें जानती थी। बड़ी बहन, ओल्ड मास्टर के पास अभी भी एक उपयोगिता कक्ष है। अंदर की चीजें वे सभी चीजें हैं जिन्हें ओल्ड मास्टर महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। आप वहां से देख सकते हैं। अगर वहां कुछ भी नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है। किंग जू ने कुछ विचार करने के बाद कहा, मैं तुम्हें लाऊंगा, बड़ी बहन, यही जगह है। किंग जुए ने कहा। लेंग रुओजू ने तथाकथित उपयोगिता कक्ष को देखा। यह बहुत साफ सुथरा था। हालांकि यह उन चीजों से भरा हुआ था जो उसके मालिक को पसंद नहीं थीं, उसने उन्हें यहाँ यूं ही नहीं फेंक दिया। अफसोस, उसके गुरु के मानक बहुत ऊंचे थे। इस उपयोगिता कक्ष में मौजूद कबाड़ का हर टुकड़ा अगर बाहर ले जाया जाए तो एक अमूल्य खजाना होगा, लेकिन उसके मालिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। हालांकि वह अपने मालिक की तरफ फिजूल खर्ची नहीं थी और यहाँ की कई चीजें अभी भी उसके लिए बहुत उपयोगी थीं। लेंग रुओक्सू ने सावधानीपूर्वक हर कोने की खोज की और आखिरकार गोली के फार्मूले के ढेर के बीच उसे वह मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी, जिसे उसके मालिक ने बेकार माना था। गोली के फार्मूले में एक सार पुनर्स्थापना गोली थी, एक मध्यवर्ती गोली जिसे बनाना मुश्किल नहीं था। उसके पास मुख्य घटक, सार बहाली घास, की कमी थी। उसके पास अन्य सभी जड़ी बूटियां थीं, लेकिन सार बहाली घास क्या थी? दादाजी। लेंग रुओक्सू ने बैंगनी बांस की झोपड़ी छोड़ दी और अपने दादाजी को लिटिल फिंगफिंग के साथ खेलते हुए देखा। जुएर, यह कैसा है? क्या तुम्हें कुछ मिला? जब लेंग क्विंगटियन ने अपनी पोती को बाहर आते देखा तो उत्सुकता से पूछा। हाँ, दादाजी, चिंता मत करो। बड़ा भाई ठीक हो जाएगा। लेंग रुओजू ने उसे सांत्वना दी। वह अच्छा है, वह अच्छा है। लेंग क्विंगटियन को अंततः राहत महसूस हुई। दादाजी, मेरे पास गोली का फार्मूला है, लेकिन मुझे मुख्य घटक की कमी महसूस हो रही है। अध्याय 48, सार पुनर्स्थापन घास का अभाव। यह क्या है? दादाजी लोगों को इसे तुरंत खरीदने के लिए कहेंगे, लेंग क्विंगटियन ने उत्सुकता से कहा। सार बहाली घास। हालांकि लेंग रुओक्सू ने सार पुनर्स्थापना घास के बारे में कभी नहीं सुना था, किंग जू ने कहा कि यह बहुत कीमती औषधीय जड़ी बूटी नहीं है। दादाजी लोगों को इसे खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। दादाजी, थोड़ी देर इंतजार करने से कोई नुकसान नहीं होगा। चलो बिग ब्रदर को देखने चलते हैं। अब वह भी निश्चिंत थी क्योंकि उसके पास गोली का फार्मूला था। ठीक है। वे कोल टी पवेलियन पहुंचे और पास आने से पहले उन्होंने लोगों को बात करते हुए सुना। यह ओल्ड मैन लिन है, लेंग क्विंगटियन ने कहा। रूहान के घायल होने के बाद से बूढ़ा आदमी लिन लगभग हर दिन समाचार लाने के लिए उसके घर आ रहा था। रूहान, मास्टर को राहत मिली है कि आप बोलने को तैयार है, लिन लियांग ने दुखी होकर कहा। रूहान उनका एकमात्र शिष्य था और वह कुछ ही समय पहले आध्यात्मिक संप्रभु के रूप में आगे बढ़ा था, लेकिन किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अफसोस, वह बेकार था और उसने अपने शिष्य को कष्ट सहने दिया। उसने अपने पुराने दोस्त को भी निराश किया। मास्टर, मैं अब ठीक हूँ, चिंता मत करो। लेंग रूहान ने उसे सांत्वना दी। वह लंबे समय से जानता था कि वह पहले से ही एक विकलांग व्यक्ति था जो अब आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता था। अब भी उसके जीवित रहने का कारण यह था कि अर्देंट ने उसके बदले अपना जीवन बदल लिया था। इस प्रकार वह आत्मदया में डूबा नहीं रहेगा। वह अच्छे से रहेगा। वह अर्देंट के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। पुरानी बात, तुम फिर यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें हर दिन समाचार लाने की जरूरत नहीं है? कमरे में प्रवेश करते ही लेंग क्विंगटियन चिल्लाया।
कमरे में प्रवेश करने के बाद लेंग रुक्स्यू ने अपने भाई को दादाजी लिन के सामने बैठे देखा, जो उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इस बीच ये चेन एक कोने में बैठा था। दादाजी लिन। लेंग रुक्स्यू ने लिन लियांग को बधाई दी। हालांकि वह हेवनली फीनिक्स अकादमी के लोगों से थोड़ी नाराज थी। यह व्यक्ति उसके दादा का दोस्त और उसके भाई का गुरु था, इसलिए वह अभी भी उसे नजरअंदाज करती थी। रुओक्सू, तुम वापस आ गई। लिन लियांग ने सिर हिलाया। यह छोटी लड़की पिछली बार जब मैंने उसे देखा था उससे अलग लग रही है। हाँ, रुओहान के साथ अधिक समय बिताओ। तुम्हारे घर छोड़ने के बाद से वह तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है, लिन लियांग ने कहा। कभी कभी उसे ईर्ष्या होती थी कि इस लड़की के इतने प्यारे दादा और भाई है। मैं करूँगी। मैं बिग ब्रदर को धमकाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी, लेंग रुक्स्यू ने कहा, जिसका अर्थ था कि उसे वह करने से नहीं रोकना चाहिए जो वह करना चाहती थी। रुओहान, तुम्हारी एक अच्छी बहन है। लिन लियांग फूट फूट कर मुस्कुराए। यह लड़की मुझे चेतावनी दे रही है। ठीक है, मैं इस लड़की को वह करने दूंगा जो करना मेरे लिए असुविधाजनक है, मुझे पता है। बेशक, लेंग रुहान को पता था कि उसकी एक अच्छी बहन है। लास, तुम हमारी अकादमी की छात्रा हो। अब जब तुम घर पर हो, तो क्या तुम्हें कक्षाओं के लिए अकादमी नहीं जाना चाहिए? लिन लियांग ने उसे याद दिलाया। बेशक, लेकिन मैं घर पर रहना चाहता हूँ और जाने से पहले कुछ दिनों के लिए बिग ब्रदर के साथ जाना चाहती हूँ। अगर वह अकादमी नहीं जाती तो वह बदला लेने के लिए उन लोगों को कैसे ढूंढ पाती? वह निश्चित रूप से अकादमी जाएगी। क्या मैं जा सकता हूँ? ये चेन ने अचानक पूछा। लिन लियांग ने काफी देर तक ये चेन को देखा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। ठीक है, रुओक्सू के साथ जाओ। लिन लियांग ने बेबसी से कहा। क्या मैं बहुत बूढ़ा हूँ? इन दिनों युवाओं के बारे में ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। धन्यवाद बड़े भाई, चलो बाद में कुछ मांस ग्रिल करें। लेंग रुक्स्यू ने सुझाव दिया। आपकी तरह कुछ भी। लेंग रुहान ने हमेशा अपनी बहन के अनुरोधों को स्वीकार किया था। उसे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? जुएर, यह कौन सा मांस है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जब लेंग क्विंगटियन ने आकर्षक मांस की गंध महसूस की तो वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। जुएर ने विशेष रूप से दादाजी और बड़े भाई के लिए कुछ अजगर का मांस रखा था। यह कैसा है? पुरानी बात है। मेरी पोती अभी भी सबसे अधिक संतान वाली है। ऐना, यह सब रुओहान और मेरे लिए धन्यवाद है कि आप इतना स्वादिष्ट मांस खा सकते हैं, लेंग क्विंगटियन ने गर्व से कहा। यह जानकर कि उसके पोते को ठीक होने का मौका मिला है, उसे आराम महसूस हुआ। हाँ, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। लिन लियांग ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। रूहान की दुर्घटना के बाद से उसे रात में अच्छी नींद नहीं मिली थी। रूहान को आज खुद को संभालते देख उसे राहत महसूस हुई। जुएर, क्या यह पवन खरगोश का मांस है? मांस का एक और टुकड़ा खाने के बाद लेंग रूहान पूछने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, बड़े भाई, कम खाओ, थोड़े में कुछ बेहतर होगा। लेंग रुओजू ने रहस्यमय तरीके से कहा। कुछ बेहतर? लेंग क्विंगटियन की जिज्ञासा शांत हो गई। क्या पृथ्वी अजगर और पवन खरगोश से अधिक स्वादिष्ट कोई मांस है? खैर, जुएर के मसालों के साथ इस मांस का स्वाद बेहतर होता है। बेशक, यही बात है। लेंग रुओजू ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला जो उसने अपनी अंगूठी से तैयार किया था और उसे आग पर भूनना शुरू कर दिया। हालांकि इस मांस का स्वाद अच्छा है, यह पृथ्वी के अजगर के मांस जितना स्वादिष्ट नहीं है। लेंग रुओहान ने एक टुकड़ा खाने के बाद हैरानी से कहा। हाँ, जुएर, यह कौन सा मांस है? लेंग क्विंगटियन भी थोड़ा उत्सुक था। अग्नि गैंडे का मांस, लेंग रुओक्सू ने कहा। यह मांस अच्छा है। क्या कुछ और है? लिन लियांग ने पूछा। वह उनका मांस खाता था क्योंकि उन्होंने उसके शिष्य को चोट पहुंचाने का साहस किया था। बहुत। मुझे और दो। मास्टर, आप पहले ही बहुत कुछ खा चुके हैं। लेंग रुओहान यह कहने में मदद नहीं कर सके। मेरा अभी तक पेट नहीं भरा है, लिन लियांग ने बचकाने ढंग से कहा। आज और नहीं। बिग ब्रदर को आराम करने की जरूरत है। हर कोई, अलग हो जाओ, लेंग रुओहान ने कहा।
मैंने यह नहीं कहा कि मैं आराम करना चाहता हूँ, लेंग रुओहान ने व्यथित होकर कहा। जुएर बहुत दबंग है। लेंग रुओजू ने चुपके से ये चेन पर नजर डाली। ये चेन समझ गया और कुछ शब्द कहने के लिए सीधे लेंग रुहान के कान के पास गया। इसके बाद लेंग रुहान आज्ञाकारी रूप से आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। अभी आपने बिग ब्रदर से क्या कहा? अपने दादाजी और अन्य लोगों के चले जाने के बाद लेंग रुओक्सू ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो जुएर नाराज हो जाएगा, इसलिए वह आज्ञाकारी ढंग से बिस्तर पर चला गया, ये चेन ने समझाया। इतना आसान? हाँ, यह आसान है। मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है। ये चेन ने गर्व से कहा। मुझे नींद आ रही है। मैं बिस्तर पर जा रही हूँ, लेंग रुक्सू ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए उदासीनता से कहा। वह इस सनकी को अपने आप पर गर्व करने देना चाहती थी। बड़े भाई, जब वह अपने भाई के कमरे में आई तो लेंग रुक्स्यू ने धीरे से पुकारा। पिछले कुछ दिनों में उसके भाई के रंग में काफी सुधार हुआ था। जुएर। लेंग रुहान, जो खिड़की के पास खड़ा था, घूम गया। अध्याय 49। बड़े भाई की इच्छा। बिग ब्रदर, आप किस बारे में सोच रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में लेंग रुओजू को लगा कि उसके भाई को उससे कुछ कहना है। जुएर, अकादमी प्रतियोगिता 2 महीने में है, लेंग रुओहान ने कुछ सोचने के बाद कहा। तो क्या? लेंग रुओजू को कोई परवाह नहीं थी। प्रतियोगिता का मुझसे क्या लेना देना है? मैं अकादमी में स्वर्ण पदक पाने के लिए नहीं गया था, इसलिए अकादमी के सम्मान का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जगह हिस्सा ले, लेंग रुहान ने कहा। उसके मालिक ने कल उससे इसका जिक्र किया था। बड़े भाई, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? क्या आपको अब भी उनके सम्मान की चिंता करनी होगी? लेंग रुओजू ने थोड़ा गुस्से में कहा। जुएर, बिग ब्रदर नहीं चाहते कि मास्टर किसी कठिन परिस्थिति में रहें। उसे दोष मत दो। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में मैंने जो भी प्रयास किया है, वह इस अकादमी प्रतियोगिता के लिए है, लेंग रुओहान ने समझाया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन वह अपने गुरु की कठिनाइयों के बारे में बहुत स्पष्ट था, इसलिए उसने चुप रहना चुना। इसके अलावा मैंने 3 साल पहले ही इस अकादमी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हुओ किंग के साथ एक नियुक्ति कर ली है। लेकिन अब अकादमी प्रतियोगिता लिंगफेंग महाद्वीप की सभी अकादमियों के बीच एक व्यापक मूल्यांकन थी। लिंगफेंग महाद्वीप की सभी अकादमियां, उनके आकार की परवाह किए बिना, हर 3 साल में एक बार भाग ले सकती है। पिछले वर्षों में शीर्ष 3 स्थानों पर मूल रूप से 3 प्रमुख अकादमियों राइजिंग ड्रैगन अकादमी, हेवनली फीनिक्स अकादमी और लूनर शैडो अकादमी का एकाधिकार था। सभी अकादमियों में राइजिंग ड्रैगन अकादमी सबसे मजबूत थी और अक्सर पहले स्थान पर थी, जबकि हेवनली फीनिक्स अकादमी और लूनर शैडो अकादमी में दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। हेवनली फीनिक्स अकादमी को मूल रूप से 3 साल पहले अकादमी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का मौका मिला था, लेकिन इसकी समग्र ताकत राइजिंग ड्रैगन अकादमी से थोड़ी कम थी, इसलिए इसे केवल दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लेंग रुहान के लिए यह निश्चित रूप से अफसोस की बात थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस बार उसके पास एक मौका है, लेकिन बड़े भाई, मैं आपकी जगह लूंगी, लेंग रुक्सू ने असहाय होकर कहा। ऐसा नहीं था कि उसके भाई को नहीं पता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति तब तक ठीक हो जाएगी जब तक उसे सार पुनर्स्थापना घास नहीं मिल जाती और वह सार पुनर्स्थापना गोली नहीं बना लेती। फिर भी वह अभी भी उसके साथ दयनीय व्यवहार कर रहा था। लेकिन अगर मैं अकादमी प्रतियोगिता से पहले सार बहाली की गोली बना सकती हूँ, बिग ब्रदर, तो आपको अभी भी भाग लेना होगा, लेंग रुओक्सू ने कहा। उसकी इच्छा को अपने हाथों से साकार करना बेहतर था। ठीक है, लेंग रुहान ने कहा, लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एसेंस रेस्टोरेशन घास ऐसी चीज थी जिसके बारे में लिंगफेंग महाद्वीप पर किसी ने नहीं सुना था, तो इसे ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता है? यंग मास्टर फू यहाँ है, मिंग एन ने बताया। कौन सा यंग मास्टर फू? लेंग रुओजू ने पूछा। जुएर, वह मेरा दोस्त है, लेंग रुओहान ने मनोरंजक ढंग से समझाया। जुएर एक माँ जानवर की तरह काम कर रही है, जो अपने शावकों की रक्षा कर रही है। उसे डर है कि कोई मुझे धमकाएगा। ओह, चूंकि तुम्हारा दोस्त यहाँ है, जुएर पहले वापस जाएगी।
लेंग रुओजू का इरादा अपने भाई को उसके दोस्त के साथ रहने से परेशान करने का नहीं था। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो लेंग रुक्सू की मुलाकात उस युवा मास्टर फू से हुई जिसका उल्लेख मिंग ए ने किया था, इसलिए उसने उस पर नजर डाली। वह लगभग 20 वर्ष का एक सुंदर, लंबा और कुलीन व्यक्ति था। उसने केवल एक नजर डाली और चली गई। लेंग रुओक्सू अपने दादा के अध्ययन कक्ष में आई और उसने ये चेंग को अपने दादा के साथ शतरंज खेलते हुए देखा। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यह सनकी वास्तव में सक्षम है। उसने वास्तव में दादाजी और बड़े भाई को वश में कर लिया। वह मेरे घर पर रह रहा है और जा नहीं रहा है, लेकिन दादाजी और बिग ब्रदर वास्तव में उसे वह करने दे रहे हैं जो वह चाहता है। दादाजी, जुएर, क्या आप रूहान को देखने नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? लेंग क्विंगटियन ने पूछा। युवा मास्टर फू यहाँ है, इसलिए मैंने खुद को माफ कर दिया। वह यहाँ क्या कर रहा है? लेंग क्विंगटियन ने अप्रसन्नता से कहा। दादाजी, क्या गलत है? क्या यंग मास्टर फू में कुछ गड़बड़ है? लेंग रुओजू ने संदेह से पूछा। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फू परिवार के साथ कुछ गड़बड़ है, लेंग क्विंगटियन ने घृणा से कहा। वह फू मिंग्युआन, फू जियांग का बेटा है। वह बेशर्म बूढ़ा आदमी फू जियांग प्रधानमंत्री है, और वह अक्सर सम्राट को अपनी बेटी फू मिंगजू की शादी हमारे लेंग परिवार से करने के लिए उकसाता है। लेकिन मैंने मना कर दिया, लेंग क्विंगटियन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तो क्या हुआ अगर उसकी बेटी पूर्वी लैगून में नंबर 1 सुंदरी है? वह महिला मेरे उत्कृष्ट पोते के योग्य नहीं है। फू मिंगजू? ऐसा लगता है कि उसने यह नाम पहले कहीं सुना है। ओह, मुझे याद है। जब मैं अकादमी में बिग ब्रदर से मिलने गया तो जिस महिला से मेरी मुलाकात हुई वह इसी नाम से पुकारी गई थी। जुएर, आप ये चेंग के साथ अकादमी में कब जाने की योजना बना रहे हैं? लेंग क्विंगटियन ने पूछा। वह अपने भावी पोते ये चेन से काफी संतुष्ट था, इसलिए वह उनके लिए साथ रहने के अवसर पैदा करके खुश था। परसों। फिर दादाजी लोगों को तैयार करवा देंगे। अकादमी जाने के बाद आप बार बार घर नहीं आ सकेंगे। दादाजी आपको याद करेंगे, लेंग क्विंगटियन ने अनिच्छा से कहा। लेकिन वह यह भी जानते थे कि उनकी पोती पढ़ने के लिए अकादमी नहीं गई थी। दादाजी, मैं जब चाहूं वापस आ सकती हूँ, लेंग रुक्सू ने असहाय होकर कहा। कोई भी उसे घर जाने से रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर आप हर दिन घर पर क्यों नहीं रहते? लेंग क्विंगटियन ने पूछा। ठीक है, जनरल लेंग की हवेली जुएर के बाहर, सड़क पर सावधान रहें, लेंग क्विंगटियन ने उसे चिंतित होकर याद दिलाया। दादाजी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, लेंग रुओक्सू ने मनोरंजन के साथ कहा। उसके पास ये चेन और लूताओ थे, लेकिन उसके दादा अभी भी बहुत चिंतित थे। दादाजी, बिग ब्रदर, जल्दी वापस जाओ। मैं जा रही हूँ। क्विल, चलो चलते हैं, लेंग रुक्स्यू ने क्विल से कहा। क्विल बहुत तेज था और वे लगभग आधे घंटे में हेवनली फीनिक्स अकादमी पहुंचे। लेंग रुक्स्यू ने क्विल को हेवन एंड अर्थ ब्रेसलेट में प्रवेश कराया और वे तीनों अकादमी में ऐसे चले गए जैसे आसपास कोई नहीं था। हेवनली फीनिक्स अकादमी वास्तव में 3 प्रमुख अकादमियों में से एक होने के योग्य थी। यह न केवल बड़ा था, बल्कि बहुत प्रभावशाली भी था। इमारतों की वास्तुकला सुंदर और शक्तिशाली थी। क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रिंसिपल के कार्यालय तक कैसे पहुंचा जाए? लू ताओ आगे बढ़े और एक लड़के से पूछा। साधारण दिखने वाले लड़के ने शर्माते हुए और तेज दिल से कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लू ताओ ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। मिस लू ताओ, यहाँ हमारा इंतजार करें। लेंग रुओजू ने दरवाजा खोला और ये चेन के साथ अंदर चले गए। अध्याय 50, सेवेज फॉक्स। 1, रुओक्सू, तुम यहाँ हो। जब लिन लियांग ने उन्हें देखा तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। दादाजी लिन, हम रिपोर्ट करने आए हैं। वह जो करना चाहती थी उसे प्रिंसिपल से छिपाने का उसका इरादा नहीं था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर उसे अभी भी उसके सहयोग की आवश्यकता थी। लिन लियांग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। यह कुछ ऐसा था जो वह करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना असुविधाजनक लगा, इसलिए अगर इस लड़की ने ऐसा किया तो यह मूल रूप से वैसा ही था। जुएर ने दादाजी लिन को अग्रिम धन्यवाद दिया।
आपको मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं रूहान का मालिक हूँ, लेकिन रूहान के लिए मैं यही कर सकता हूँ, लिन लियांग ने असहाय होकर कहा। दादाजी लिन, मुझे उन लोगों के नाम चाहिए, लेंग रुओक्सू ने कहा। यह सब यहाँ है। लिन लियांग ने अपनी दराज से कागज का एक टुकड़ा निकाला और लेंग रुक्सू को दिया। उसने सब कुछ तैयार कर लिया था। लेंग रुक्सू ने कागज का टुकड़ा लिया और लापरवाही से उस पर नजर डाली। न केवल नाम थे, बल्कि उन्होंने उनके परिवारों और यहाँ तक कि उनके परिवारों में उनकी स्थिति का भी लेबल लगाया था। धन्यवाद, दादाजी लिन। लेंग रुओक्सू ने लिन लियांग को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। इस सूची ने उसका बहुत समय बचाया। जुएर, तुम किस बारे में सोच रही हो? ये चेन ने पूछा। नाम सूची प्राप्त करने के बाद से जुएर चुप थी। अपने बड़े भाई के बारे में सोच रही हूँ। क्या सार बहाली घास के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है? ये चेन ने पूछा। असल में वह मदद कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। नहीं, लेकिन मैं सार बहाली घास के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। फिर आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान कुछ छात्र घायल हो गए हों, उन्हें बिग ब्रदर को दोष क्यों देना चाहिए? दादाजी अपने प्रियजनों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक है। इससे उन्हें क्या लाभ होगा? लेंग रुओजू ने कहा। वास्तव में वह लंबे समय से इस बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे लगता रहा कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया है। मुझे यकीन नहीं है कि उन्हें क्या लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि प्रिंसिपल लिन इसके कारण बहुत निष्क्रिय स्थिति में है, ये चे ने कहा। कोई भी आँख वाला व्यक्ति बता सकता है कि यह बिल्कुल लोगों द्वारा आग में घी डालने का नतीजा है। क्या यह अति प्रतिक्रिया नहीं है, भले ही यह मामला प्रिंसिपल पर लक्षित हो? लेंग रुओजू ने कुछ विचार करने के बाद कहा। दादाजी लिन एक आध्यात्मिक सर्वोच्चता है, इसलिए हेवनली फीनिक्स अकादमी में उनकी स्थिति आसानी से हिलती नहीं है। इसके अलावा इस घटना में बिग ब्रदर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। रुको, मुझे इसका एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? उनका मुख्य लक्ष्य मेरे दादाजी है। दादाजी लिन केवल संपार्श्विक क्षति है। लेंग रुक्सू ने इस पर विचार करने के बाद निश्चितता के साथ कहा। आपका क्या मतलब है? इस घटना ने अकादमी की नंबर 1 प्रतिभा को इतनी गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको क्या लगता है कि टीम का नेतृत्व करने वाले शिक्षकों के लिए परिणाम क्या होंगे? इसके अलावा यह छात्र जनरल लेंग का पोता और प्रिंसिपल का शिष्य है। आपको क्या लगता है कि वे क्या करेंगे? लेंग रुओक्स्यू ने बदले में पूछा। शिक्षकों को डर था कि जनरल लेंग बदला लेंगे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी कम करना चाहते थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, वे 2 शिक्षक छोटे परिवारों से आते हैं। लेकिन उस प्रशिक्षण अभ्यास में कई छात्र कुलीन हैं, और यहाँ तक कि शाही परिवार का एक सदस्य भी था। मुझे डर है कि उनके पास सभी छात्रों से झूठी गवाही दिलवाने की क्षमता नहीं है, ये चे ने विश्लेषण किया। सिर्फ इसलिए कि उनके पास क्षमता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों के पास नहीं है, लेंग ने कहा। रुक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा। उसने पहले ही अस्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था कि क्या हो रहा है। वे दोनों बातचीत करते हुए अकादमी प्लाजा में चले गए। जुएर, क्या हम पुस्तकालय में जाकर देखेंगे? ये चेन ने सुझाव दिया। उन्हें यहाँ के अन्य छात्रों की तरह समय पर कक्षाओं में उपस्थित नहीं होना पड़ता था, और जिन लोगों को वे ढूंढ रहे थे वे अब अकादमी में नहीं थे। ऐसा कहा गया था कि उनमें से लगभग सभी घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और कुछ दिनों में ही अकादमी लौटेंगे। ठीक है। वह हमेशा से लाइब्रेरी जाना चाहती थी। वे सीधे पुस्तकालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर चले गए, जहां उन्हें अकादमी के सुनहरे बैज के माध्यम से प्रवेश दिया गया था। सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद किताबें पूरी हेवनली फीनिक्स अकादमी का सार थीं। न सिर्फ कोई इस जगह में प्रवेश कर सकता था, बल्कि उन्हें यहाँ के नियमों के बारे में भी नहीं पता था। कुछ दिनों तक लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने के बाद लेंग रुक्स्यू ने यहाँ की सभी किताबें लगभग पूरी कर लीं। वास्तव में पढ़ने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह चली गई। ये चेन 2 दिन पहले किसी कारण से चली गई। वरिष्ठ भाई फेंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेंग रुओक्सू जब लाइब्रेरी के बाहर एक छोटे से जंगल से गुजर रही थी तो उन्हें एक बहुत ही कोमल महिला की आवाज़ सुनाई दी। उसने अनजाने में ऊपर देखा और महिला को कुछ कुछ परिचित पाया।
यह फू मिंगजू है। ऐसा संयोग। मैं उसे ढूंढ रहा था। फिर उसने उस आदमी की ओर देखा जिससे फू मिंगजू ने अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, वह वास्तव में सुंदर और असाधारण स्वभाव का व्यक्ति था। वह उसके भाई से थोड़ा छोटा होना चाहिए। भले ही वह उसके भाई जितना सुंदर नहीं था, फिर भी वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उस आदमी ने अपना सिर उठाया और लेंग रुओक्सू को देखा। वह स्तब्ध होने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों से उसका आश्चर्य झलक रहा था। फू मिंगजू अपने भाई को चोट पहुंचाने का सबसे बड़ा संदिग्ध था क्योंकि उस दिन प्रशिक्षण टीम में केवल 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक का नाम मोली था और दूसरे का नाम फू मिंगजू था। तो उनमें से एक ने अग्नि गैंडा समूह को नाराज कर दिया होगा और यहाँ तक कि उसके भाई पर भी दोष मर दिया होगा। घायल होने से पहले फू मिंगजू ने अपने भाई को लगातार परेशान किया, जिससे वह काफी परेशान हो गया। लेकिन अब जब उसका भाई संकट में था तो उसने तुरंत अपना लक्ष्य बदल लिया। हम्फ, सपना देखते रहो। आपके पास अपना रास्ता नहीं होगा। इस विचार को मन में रखते हुए लेंग रुक्सू सीधे चली गई। उसकी आंखें बर्फ से भरी हुई थीं। वह कुछ दिनों से अकादमी में थी लेकिन अभी तक उसे व्यायाम करने का मौका नहीं मिला था। फेंग एओरन की निगाहों से कुछ गड़बड़ महसूस होने पर फू मिंगजू ने अपना सिर घुमाया और केवल उस महिला को देखा जिससे वह ईर्ष्या करती थी और नफरत करती थी। हालांकि उसने इस महिला को केवल एक बार देखा था, फिर भी उसे उसकी शक्ल अच्छी तरह याद थी। लेंग रुओक्सू ने फू मिंगजू की आंखों में ईर्ष्या और नफरत देखी और इसे हास्यास्पद मानने से खुद को रोक नहीं सके। जो लोग बेहतर नहीं जानते वे सोचेंगे कि उनका झगड़ा था।